नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य क्लासेस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर संसद के बारे में। हमारे देश में संसद केंद्र सरकार के स्तर पर गठन किया गया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि संसद की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट फैक्ट हमारा यही है कि संसद की चर्चा अनुच्छेद 79 में की गई है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब हमको पढ़ना है कि संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। आप यहाँ पर अनुच्छेद लिखा हुआ है, अनुच्छेद को देखते हुए भी चल सकते हैं और हम इसके ट्रिक भी याद कराएंगे आपको कि कैसे अनुच्छेद याद रख सकते हैं। तो संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। यहाँ पर कन्फ्यूजन वाली बात रहती है, कभी कभी कन्फ्यूज हो जाते हैं कि संसद के कितने सदन होते हैं। संसद के 2 सदन होते हैं, परंतु अगर पूछा जाए संसद के कितने अंग होते हैं, तब आपका जवाब रहेगा कि संसद के 3 अंग होते हैं। और संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं? राज्यसभा, लोकसभा। यहाँ पर केवल कहने की बातें हैं कि राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है और लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है, परंतु निम्न सदन और उच्च सदन की चर्चा संविधान में नहीं की गई है। अब हम पढ़ेंगे संविधान की संरचना किस प्रकार से की गई है। हमारे देश में दिल्ली में संसद भवन जिस प्रकार से बनाया गया है, एक गोल आकार का संसद भवन है। एक तरफ राज्यसभा को दर्जा दिया गया है, दूसरी तरफ लोकसभा को दर्जा दिया गया है। बीच में जो खाली स्थान होता है, जो हॉल होता है, इसमें दोनों सभाओं की अध्यक्षता होती है। दोनों सभाओं का अधिवेशन इसी हॉल में होता है। अब हम पढ़ेंगे कि राज्यसभा, लोकसभा और संसद के अनुच्छेदों को कैसे ट्रिक से याद रखें। एक ट्रिक है सरला। ट्रिक है सरला। सरला बोलेंगे आप। सरला बोलने के बाद 79, 80, 81 3 बार आप बोलेंगे सरला, 79, 80, 81। फिर आपको अनुच्छेद याद हो जाएगा। सा से संसद, संसद का अनुच्छेद 79। रा से राज्यसभा, राज्यसभा का अनुच्छेद 80। ला से लोकसभा, लोकसभा का अनुच्छेद 81। इस प्रकार से आपको अनुच्छेद याद हो जाएंगे। अब हमको बारी बारी से पढ़ना है। पहले लोकसभा पढ़ेंगे, फिर राज्यसभा पढ़ेंगे। राष्ट्रपति को हम अगले चैप्टर में कवर करेंगे। तो चलिए आ जाते हैं सबसे पहले अपने टॉपिक लोकसभा पर। लोकसभा में हमको पढ़ना है कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 है, परंतु वर्तमान समय में लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 547 है। एग्जाम में ये वाला चीज़ पूछा जाता है कि अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, तो 552। अब इसमें ये बात होती है कि कितने सदस्यों को राज्यों से नियुक्त किया जाता है और कितने सदस्यों को केंद्र शासित प्रदेश से और कितने को राष्ट्रपति के द्वारा। तो आप याद रखेंगे कि लोकसभा सदस्यों को 530 सदस्य राज्यों से नियुक्त किए जाते हैं, 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से नियुक्त किए जाते हैं और 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं। तो लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। अब हम पढ़ेंगे लोकसभा सदस्य के बारे में। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यताएं क्या हैं, लोकसभा सदस्य के कार्य क्या हैं, उनकी शक्तियां क्या हैं, इन सबको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम योग्यताएं जान लेते हैं कि अगर लोकसभा सदस्य बनना है तो योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहली योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो। यह योग्यता सब में कॉमन रहती है जिनका चयन चुनाव द्वारा होता है। हमारे देश में जिनका भी चयन चुनाव के द्वारा होता है, उनकी पहली योग्यता यही होनी चाहिए कि वह भारत के नागरिक हों। तो पहली योग्यता हो गई कि वह भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरी योग्यता कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष आयु पूरी हो जानी चाहिए। तीसरी योग्यता यह है कि अगर वह किसी सरकारी नौकरी के पद पर कार्य कर रहे हों, तब वह सदस्य नहीं बन सकते। कहने का अर्थ यह है कि वह सरकार के अधीन कोई लाभ पर ना हो, कोई लाभ पद पर ना हो, ये उनकी योग्यता होनी चाहिए।
अगले क्रम में हम पढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्रम क्या है। अगले टॉपिक पे हम बढ़ते हैं। अगला हमारा सदस्यों का निर्वाचन देश के नागरिकों द्वारा किया जाता है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन देश के नागरिकों द्वारा किया जाता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कब होता है हमको पता ही नहीं चलता है। जब प्रधानमंत्री जी का चुनाव होता है तब उसमें जो सीटें मिलती हैं वह लोकसभा सदस्य हो जाते हैं, उसमें लोकसभा सदस्य चुन लिए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण बिंदु में जो चीज़ छूट गया है, जो इम्पोर्टेंट है, उसको हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु में क्या लिखा हुआ है, लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होते हैं जिनका चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। जाहिर सी बात है कि लोकसभा में 552 सदस्य हो सकते हैं। अब 552 सदस्यों को चलाने के लिए कोई हेड होना चाहिए, तो उन्हीं हेड को हम लोकसभा अध्यक्ष बोलते हैं और एक दूसरे हेड होते हैं जो उपाध्यक्ष, उनको हम बोलते हैं। तो उनका चुनाव किनके द्वारा होता है, लोकसभा सदस्यों के द्वारा होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है, लोकसभा सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ये आप याद रखेंगे। दूसरी विशेषता थोड़ी सी ये है कि लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ती है। अगर लोकसभा अध्यक्ष के कार्यों से सदस्य खुश नहीं हैं, सहमत नहीं हैं, तो उनको अगर हटाना होता है तो सदस्यों को, लोकसभा अध्यक्ष को 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ती है, तभी उनको हटाया जा सकता है। अब आगे हम पढ़ेंगे लोकसभा अध्यक्ष के अधिकार एवं कार्य। तो चलिए देखते हैं क्या है लोकसभा अध्यक्ष के अधिकार एवं कार्य। वैसे तो लोकसभा अध्यक्ष के अधिकार कई सारे हैं, कार्य कई सारे हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण अधिकार एवं कार्य हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला अधिकार उनको है संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता। जब भी राज्यसभा और लोकसभा का अधिवेशन होता है तो उनकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला एग्जाम में। संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अब हम बात करेंगे धन विधेयक को प्रमाणित करना। इसका क्या अर्थ है, ये क्या अधिकार है कि धन विधेयक को प्रमाणित करना। जो भी धन विधेयक पेश किए जाते हैं संसद में, वे सबसे पहले लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं। अब लोकसभा में धन विधेयक पारित किया जाए या ना किया जाए, वह धन विधेयक लायक है या नहीं है, इसको प्रमाणित केवल और केवल लोकसभा अध्यक्ष ही कर सकते हैं। तो ये इनकी दूसरी अधिकार हो गई, बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। फिर अगला क्या है, पक्ष विपक्ष का मत बराबर होने पर अध्यक्ष अपना निर्णायक मत दे सकता है। अगर किसी विवाद को लेकर के कोई पक्ष विपक्ष में मत बराबर हो जाए चुनाव होने पर, तब क्या होगा, तब कैसे चुनाव होगा, तब उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष अपना खुद का निर्णय दे सकेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है लोकसभा अध्यक्ष का कि वह खुद अपना निर्णय दे सकते हैं। अगला हम बात करेंगे कि उनके वेतन कितने होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के वेतन 4 लाख प्रति माह होते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, आप याद रखेंगे कि 4 लाख प्रति माह उनके वेतन होते हैं। अब हम बात करेंगे कार्यकाल के बारे में। चाहे लोकसभा अध्यक्ष के कार्यकाल की बात की जाए या लोकसभा सदस्यों के कार्यकाल की बात की जाए, तो दोनों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अब हम पढ़ेंगे लोकसभा की शक्तियां क्या क्या हैं। तो चलिए आगे पढ़ लेते हैं लोकसभा की शक्तियां क्या क्या है। सबसे पहला, कानून बनाने का अधिकार। देश में जो भी कानून बनाए जाते हैं वह लोकसभा और राज्यसभा दोनों की अनुमति से ही बनाए जाते हैं, तो इसमें लोकसभा को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। दूसरा क्या शक्तियां हैं, लोकसभा द्वारा धन विधेयक पारित होने के बाद राज्यसभा को 14 दिन तक रोकने की शक्ति। इसका अर्थ ये है कि हम जानते हैं कि लोकसभा में धन विधेयक पेश किया जाता है और धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा ही पारित कर सकते हैं, परंतु लोकसभा में पारित करने के बाद राज्यसभा को भी भेजा जाता है वो धन विधेयक। अब राज्यसभा का ये हक नहीं है कि उस विधेयक को, धन विधेयक को अस्वीकार कर दे, लेकिन राज्यसभा का ये जरूर हक है
कि उस विधेयक को 14 दिन तक रोक सकता है, ये उसका उतना अधिकार है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे हम पढ़ते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। कौन? लोकसभा के सदस्य। लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। आप याद रखेंगे इसको। आगे हम पढ़ते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग का अर्थ है कि राष्ट्रपति को हटाया कैसे जाता है। अगर राष्ट्रपति के कार्यों से जनता कुशल नहीं है, खुश नहीं है, तो उसको हटाने के लिए क्या क्या प्रक्रियाएं हो सकती हैं। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए लोकसभा की सहमति आवश्यक होती है और राज्यसभा की अनुमति भी आवश्यक होती है। तो लोकसभा और राज्यसभा मिलकर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं। अगला है आपातकाल के लिए लोकसभा की अनुमति। यदि देश में आपातकाल लागू करना हो तो उसके लिए लोकसभा की अनुमति आवश्यक होगी, तभी देश में आपातकाल लागू हो पाएगा। अगला है उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए लोकसभा की अनुमति। जिस प्रकार से राष्ट्रपति को हटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की अनुमति होती है, उसी प्रकार से राष्ट्रपति को हटाने के लिए भी लोकसभा और राज्यसभा की भी अनुमति होती है। अगला हम देखते हैं कि हमारा अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है संविधान संशोधन का अधिकार। तो लोकसभा अध्यक्ष को संविधान संशोधन का भी अधिकार प्राप्त है। वो किस प्रकार से है? 3 प्रकार से प्राप्त है। पहला, साधारण बहुमत से। दूसरा, 2/3 बहुमत से। तीसरा, 2/3 बहुमत और देश के आधे राज्यों की विधानमंडल से। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई छोटा मोटा संशोधन करना हो तो पहली विधि द्वारा साधारण बहुमत से संशोधन हो जाएगा। अगर उससे बड़ा थोड़ा सा संविधान में संशोधन करना हो तो 2/3 बहुमत से संशोधन हो जाएगा। लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के हित के लिए बहुत बड़ा संशोधन करना हो तब 2/3 बहुमत की भी आवश्यकता होगी और देश के आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति भी लेनी पड़ेगी, तभी संविधान में संशोधन हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में। क्या है राज्यसभा में? जितनी चीज़ें लोकसभा में पढ़नी होती हैं उतनी ही चीज़ें हम राज्यसभा में भी पढ़ेंगे। तो चलिए आ जाते हैं अपने नए टॉपिक राज्यसभा पर। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 होती है। हमने पहले आपको ट्रिक बताया है कि राज्यसभा का अनुच्छेद क्या है, राज्यसभा की चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद नंबर 80 में की गई है। ये हमने ट्रिक में बता दिया है। अब हम पढ़ेंगे अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 250 हो सकते हैं। परंतु वर्तमान में कितने सदस्य हैं? वर्तमान में 245 सदस्य हैं। ये भी आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि वर्तमान में राज्यसभा में अधिकतम सदस्य 245 हैं। अब कितने सदस्यों का चुनाव राज्य से होता है, कितने राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये थोड़ा सा याद करना होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो 238 सदस्यों को राज्यों से चुन लिया जाता है। बचे 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं अपने मन से। जिसको वह चुन देंगे उन्हीं को वह राज्यसभा सदस्य घोषित कर देंगे। अब हमको पढ़ना है राज्यसभा सदस्य के बारे में। राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यताएं क्या हैं, कार्यकाल क्या है, उनकी शक्तियां क्या हैं। तो सबसे पहली योग्यता है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ये हमने पढ़ रखा है सभी के लिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। जबकि लोकसभा सदस्य के लिए कितनी वर्ष आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। और इसमें राज्यसभा में कितनी वर्ष आयु होनी चाहिए? 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम पढ़ेंगे कोई सरकारी लाभ के पद पर ना हो। जी हाँ, इसमें भी वही नियम लागू होता है कि अगर राज्यसभा सदस्य बनने के लिए कोई भी सरकारी नौकरी के पद पर वह कार्य ना करता हो। कार्यकाल की हम बात करें, लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता था, लेकिन यहाँ पर राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ये आप याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम पढ़ते हैं कार्यकाल, तो हम पढ़ चुके हैं। 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं। इसका अर्थ ये है कि राज्यसभा में हर दूसरे वर्ष राज्यसभा सदस्यों का चुनाव किया जाता है। कितने सदस्यों का चुनाव किया जाता है? 1/3 सदस्यों का चुनाव किया जाता है।
इससे यह फायदा होता है कि कभी भी राज्यसभा में सदस्यों की संख्या खाली नहीं होती है, अर्थात राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। यह राज्यसभा की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। कारण क्या है कि उसमें हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। आगे हम बात करेंगे राज्यसभा में दो प्रमुख पदाधिकारी। जिस प्रकार से लोकसभा में दो प्रमुख पदाधिकारी होते थे, लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष, उसी प्रकार से राज्यसभा में जो दो प्रमुख अधिकारी होते हैं वे सभापति होते हैं और उपसभापति होते हैं। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि जो सभापति होते हैं वह भारत के उपराष्ट्रपति ही होते हैं। तो राज्यसभा के सभापति भारत के राष्ट्रपति होते हैं, जबकि उपसभापति सदस्यों में से ही चुन लिए जाते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। राष्ट्रपति को सभापति के कार्य के लिए 4 लाख प्रति माह वेतन मिलता है। उपराष्ट्रपति के पद का कोई वेतन नहीं मिलता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारे भारत में उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति पद के लिए उनको कोई वेतन नहीं मिलता है। उनको वेतन इसलिए मिलता है कि वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं, इसलिए उनको वेतन मिलता है 4 लाख रुपए प्रति माह। अब हम आगे पढ़ते हैं सभापति के कार्य। सभापति के कार्य क्या होते हैं? जिस प्रकार से लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष के जितने कार्य होते हैं वे सभी कार्य सभापति के होते हैं, परंतु इन 2 कार्यों को छोड़कर, ये 2 कार्य छोड़ करके बाकी सभी कार्य कर सकते हैं जो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन से 2 कार्य हैं? पहला कि धन विधेयक है या नहीं, इस बात का प्रमाण सभापति नहीं दे सकते हैं। इस बात को प्रमाणित सभापति नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्या नहीं कर सकते हैं? दूसरा, दोनों सदनों के बैठकों की अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं। हमें तो पता है कि जब भी बैठक होती है तो उसमें अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, तो कैसे सभापति करेंगे? तो ये दूसरा यही है कि दोनों सदनों के बैठकों की अध्यक्षता नहीं कर सकते। अब हम पढ़ लेते हैं कि राज्यसभा की शक्तियां किस प्रकार से हैं, क्या क्या शक्तियां राज्यसभा के पास है। धन विधेयक छोड़कर सभी विधेयक राज्यसभा में ही पेश किए जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि हमें पता है कि जो भी धन विधेयक संसद में पेश किया जाता है वह सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, उसके बाद 14 दिन के लिए राज्यसभा को भेज दिया जाता है। परंतु यहाँ पर हमको ये पढ़ना है, राज्यसभा की शक्ति ये है कि धन विधेयक को छोड़कर जितने भी विधेयक पारित करने होते हैं वे राज्यसभा में ही पेश किए जाते हैं। राज्यसभा ही उसको पारित करती है, तब लोकसभा को भेजती है। ये इसकी शक्तियां हैं। दूसरी शक्ति क्या है? लोकसभा द्वारा पारित विधेयक राज्यसभा 6 माह तक रोक सकती है। ये इसकी शक्ति है कि जब लोकसभा किसी भी चीज को पारित कर देती है तो वह राज्यसभा उसको अस्वीकार नहीं कर सकती, परंतु उसको 6 माह तक रोक सकती है, 6 महीने तक रोक सकती है राज्यसभा। अगला क्या शक्ति है? अगली, संविधान संशोधन कर सकती है राज्यसभा, लेकिन किसकी मदद से? लोकसभा की अनुमति से ही संविधान में संशोधन कर सकती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति इसकी है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। इसका कारण अभी हमने पढ़ा कि राज्यसभा में हर 2 वर्ष राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, इसलिए राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। अब हम पढ़ लेते हैं कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और उपसभापति का निर्वाचन भी राज्यसभा के सदस्यों द्वारा किया जा सकता है। यह भी उनकी एक शक्तियां के रूप में हमने पढ़ लिया है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या उपसभापति का यदि चुनाव करना हो तो उसमें राज्यसभा के सदस्य भाग ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 99% आप ऑब्जेक्टिव बना ले जाएंगे और उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमारा आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।